Okay, everyone, welcome back. And guys, this is lecture number 11 on statistical mechanics. And here we have to discuss microcanonical ensemble in detail. Okay, that's why I have written here detailed study of microcanonical ensemble. In the previous lectures, we have understood that what ensemble means. Ensemble is a collection of large number of mental copies of original system that are macroscopically identical but microscopically different. ठीक है, तो ऐसा होता है कि ये ऐसा ensemble होता है आपका, बहुत सारे सिस्टम होते हैं, ठीक है, और मैक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल मतलब सेम मैक्रो स्टेट में होते हैं ये, ठीक है, तो सबकी मैक्रो स्टेट सेम है। अब अगर हम माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले बात आती है कि मैक्रो स्टेट क्या होगी, ठीक है। तो मैक्रो स्टेट यहाँ पर डिफाइन करते हैं NVE। इसका मतलब होता है कि हर सिस्टम के लिए नंबर ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कांस्टेंट है, हर सिस्टम का वॉल्यूम V कांस्टेंट है और एनर्जी E कांस्टेंट है, ठीक है। तो मैक्रो स्टेट है NVE। और ये नंबर ऑफ सिस्टम्स कितना होता है एंसेंबल में, इक्वल टू नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स दैट आर करस्पॉन्डिंग टू दिस मैक्रो स्टेट, ठीक है। सेकंड बात आती है कि सिस्टम कैसे है, यहाँ पर सिस्टम का टाइप कैसा है या वॉल कैसी है, सिस्टम वॉल्स कैसे हैं। सिंस n इज कांस्टेंट, सो अगर सिस्टम में नंबर ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट होते हैं तो इसका मतलब वॉल्स कैसे हुई, सिस्टम में n कांस्टेंट है, नंबर ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट है, इसका मतलब n कांस्टेंट है, इसका मतलब वॉल्स हैं इम्परमेबल, और आप बोल सकते हो इम्पेनिट्रेबल वॉल्स है, ठीक है। ये डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है, आफ्टर दैट मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि अभी आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। एक ओवरव्यू ऑलरेडी हो चुका है, फिर भी एक फास्टली रिव्यू कर देते हैं। n कांस्टेंट है तो ये मतलब है यहाँ पर, ठीक है। और अगर v कांस्टेंट है तो वॉल्स कैसे होंगी, इट इंडिकेट्स दैट रिजिड वॉल्स होंगी आपकी, ठीक है। और थर्ड है E कांस्टेंट है तो इट इंडिकेट्स दैट एनर्जी कांस्टेंट है, मतलब हीट ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है, वहाँ पे नहीं हो रहा है सराउंडिंग के साथ में। अगर हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो एडियाबैटिक वॉल्स है, ठीक है, एडियाबैटिक वॉल्स है। और सिस्टम्स की बात करेंगे, सिस्टम कैसे यहाँ पर एंसेंबल में, तो जब नंबर ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट है इसका मतलब पार्टिकल का एक्सचेंज नहीं हो रहा सराउंडिंग के साथ में, और अगर E कांस्टेंट है यानी कि एडियाबैटिक वॉल्स है मतलब हीट भी एक्सचेंज नहीं हो रही, तो सराउंडिंग के साथ कुछ एक्सचेंज ही नहीं हो रहा, सो आइसोलेटेड सिस्टम है। यहाँ पर ये जितना भी सिस्टम है ये आइसोलेटेड सिस्टम है, सराउंडिंग के साथ में इनका कोई इंटरेक्शन नहीं है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट वी हैव टू सी व्हाट इज डेंसिटी ऑफ स्टेट हेयर, डेंसिटी ऑफ फेज पॉइंट्स। फेज पॉइंट क्या होता है, कैनोनिकल एंसेंबल फेज पॉइंट होता है QP स्पेस में एक पॉइंट फेज पॉइंट होता है। डेंसिटी ऑफ फेज पॉइंट की बात हो रही है, तो ये जो फेज पॉइंट होता है ये एक सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है एंसेंबल में। और अगर मैं यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ फेज पॉइंट ले लूँ, एक कलेक्शन ऑफ फेज पॉइंट ले लूँ, तो दिस रिप्रेजेंट्स एंसेंबल, ये पूरा एंसेंबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इनका जो डेंसिटी है वो यहाँ पर क्या होगी, उसको बोलते हैं डेंसिटी ऑफ फेज पॉइंट, एंड ये होगा आपका कांस्टेंट, ठीक है। डेंसिटी ऑफ फेज पॉइंट कांस्टेंट होता है माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल में, ठीक है। और नेक्स्ट है कि लीडिंग थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल क्या है, लीडिंग थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल क्या है यहाँ पर, तो लीडिंग थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल यहाँ पर होता है एंट्रोपी, और वो कैसे दिया जाता है,
एस इक्वल टू के एल एन ओमेगा। ठीक है, ओमेगा यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, और इसको आप थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी बोल सकते हो, थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी। और यहाँ पर अगर आपके सिस्टम में एक ही पार्टिकल हो तो ओमेगा को ओमेगा 1 लिखना है, अगर एन पार्टिकल हो तो ओमेगा एन लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा, एक एंट्रोपी का और फॉर्मूला है, उसकी भी बात करता हूँ मैं। एंट्रोपी का एक फॉर्मूला तो आपके सामने हो गया। एंट्रोपी का एक और फॉर्मूला है जो कि गिब्स फॉर्मूला बोलते हैं जिसको। ठीक है, गिब्स फॉर्मूला। तो गिब्स फॉर्मूला फॉर एंट्रोपी, फॉर एंट्रोपी क्या होता है ये, एस इक्वल टू होता है माइनस के समेसन पी आई एल एन पी आई, जहां पर पी आई है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये पी आई वेरियस माइक्रोस्टेट्स की प्रोबेबिलिटी है। क्वेश्चन आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कई बार ये भी आपको लगाना पड़ जाता है, तो एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, अभी मेनली हमारा फोकस यहाँ पर है। ये आपको अगर पता है तो आगे क्या कहानी है। ठीक है, अब देखो, लीडिंग थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल क्यों बोल रहे हैं एंट्रोपी को, क्योंकि अगर आपके पास में एंट्रोपी है, अगर आपको एंट्रोपी पता है तो अदर थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स आपको पता लग जाएंगे। बट एंट्रोपी कब पता चलेगी, जब आपको ओमेगा पता हो। तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स पता हो तो हम बाकी सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टास्क है वो है कि नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स क्या होंगी, कितनी होगी, कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो कुछ सिचुएशंस है और मैं बताता हूँ कि कैसे नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट को फाइंड आउट करते हैं। चलो, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। ठीक है, ये थोड़ा सा क्विक रिवीजन था, लेकिन आपको लिखना भी है। ये अभी तक जो किया उसकी बोल रहा हूँ कि क्विक रिवीजन था, बट लिखना भी है। ठीक है, चलो, नेक्स्ट टॉपिक इज नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। और एक बार इंक भर लेने दो। अरे तो फुल भर गया। वेट अब बात करते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। नेक्स्ट टॉपिक इज नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। देखो, मैं पॉइंट वाइज बात करता हूँ, कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस हैं और उनमें नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कैसे फाइंड आउट करते हैं। चलो, फर्स्ट इज इफ यू हैव टू सेलेक्ट r particles out of n particles, then what are the different ways of doing that। देखो, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स क्या होती है कि डिस्टिंक्ट वेज, डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट्स, डिस्टिंक्ट इंटरनल अरेंजमेंट्स ऑफ द सिस्टम। ठीक है ना, तो यहाँ पर है इफ यू हैव टू सेलेक्ट नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, पहले पूरा ये लिख देते हैं। इफ यू हैव टू सेलेक्ट r particles out of n particles, then number of microstates, अगर ऐसा है तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स क्या होगा। ठीक है, क्या होता है, देखो सिचुएशन देखो क्या है। यू हैव n पार्टिकल्स, आपके पास n पार्टिकल है और आपको इन n पार्टिकल्स में से r पार्टिकल को, कुछ r पार्टिकल होगा, उसको सेलेक्ट करना है। तो कितना नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट होगा,
तो नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट होगा भाई एन पार्टिकल में से आर पार्टिकल सेलेक्ट करने का वे क्या होता है, एनसीआर, एनसीआर, दैट्स योर आंसर। ठीक है, और सिचुएशन सेकंड पे चलते हैं। अगर ऐसा हो, देखो लिखता हूं मैं, इफ यू हैव टू सेलेक्ट, मैं पहले बता देता हूं उसके बाद मैं उसको लिखता हूं। ठीक है, अगर ऐसा हो कि आप पे एन पार्टिकल्स हो, ठीक है, उसमें से अगर आपको ये एन पार्टिकल है, इसमें से अगर आपको आर पार्टिकल सेलेक्ट करने हो, आर पार्टिकल सेलेक्ट करने हो, और अब इन आर पार्टिकल को एम प्लेसेज पर, कुछ एम प्लेसेज है, उनमें फिटअप करना हो या फिट करना हो या फिर उनमें डालना हो, वहां पर डिस्ट्रीब्यूट करना हो। ठीक है, तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट क्या होगा, यू हैव एन पार्टिकल्स एंड यू हैव टू सेलेक्ट आर पार्टिकल्स आउट ऑफ these n particles, and after that you have to put these r particles at m places. The number of microstate is what? ठीक है, if you have n particles and you have to select r particles out of these n particles and now and have to put these r particles, these selected r particles at m places, m प्लेसेज पे आपको रखना हो तो देखो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स ओमेगा हो जाएगा। देखो सबसे पहले क्या कर रहे हो, n में से r पार्टिकल सेलेक्ट कर रहे हो, तो सेलेक्ट करने का तरीका क्या हो गया, NCR। अब क्या कर रहे हो, r पार्टिकल को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना है m प्लेसेज पे। देखो कैसे करेंगे, इन m प्लेस में से r प्लेसेज को सेलेक्ट कर ले और फिर उनमें ये डाल दें। इन m प्लेसेज में से r प्लेसेज को सेलेक्ट कर लो और फिर इन r पार्टिकल्स को उनमें डाल दो। तो m प्लेसेज में से r पार्टिकल सेलेक्ट करने का तरीका क्या होगा, वही आपका डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका है, वो क्या होगा, MCR। ठीक है, तो ये आपका नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स हो जाएगा। देन नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, देन नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट या डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग दिस इज दिस थिंग। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं थर्ड पॉइंट पर। देखो थर्ड पॉइंट है, if you have an spin s particles placed in magnetic field that points along z direction, then number of microstates। ठीक है, if you have n spin s particles and they are placed in, या फिर मैं लिख दूं that are placed in magnetic field, और मैग्नेटिक फील्ड भी कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म। ठीक है, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग अलोंग जेड डायरेक्शन। कई बार है ना वो यहाँ पर ये चीज लिखता नहीं है, कौन सी, जेड डायरेक्शन वाली। तो जब भी स्पिन को मैग्नेटिक फील्ड में पुट कर रहा हो ना फ्यूचर में भी, तो आप मान के चला करो कि वो जेड डायरेक्शन में ही और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा। इसका रीजन आपको एटॉमिक में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और वह होगा स्पेस क्वांटाइजेशन में। स्पेस क्वांटाइजेशन में हमेशा हम जेड डायरेक्शन में ही फील्ड को लेते हैं। इसका रीजन मैं अभी थोड़ा क्लियर कर दूं। इसका रीजन ये है
कि एस एक्स, एस वाई, एस जेड जो स्पिन के तीनों कंपोनेंट है, तीनों इक्वली शूट होते हैं, वहाँ पर इक्वली शूट करते हैं, बट एस जेड को कन्वेंशनली प्रायोरिटी दी गई है। तो हमें जो स्पिन का कंपोनेंट जो देखना होता है मेनली वो जेड डायरेक्शन में देखना होता है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में ही हम लेते हैं ऑलवेज। ठीक है, तो अभी ऐसा है कि जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है और यूनिफॉर्म है बी नॉट जेड कैप, और आप पे एन पार्टिकल है, और एन पार्टिकल कैसे हैं, स्पिन दिया हुआ है उनका, स्पिन है आपका एस और एन पार्टिकल है, तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट क्या होगा, ये आपका सिचुएशन है। ठीक है, देखो इसको समझने के लिए अपने को स्पिन क्वांटाइजेशन समझना पड़ेगा। एक स्पिन पार्टिकल का स्पिन मतलब स्पेस क्वांटाइजेशन क्या होता है, सॉरी स्पिन क्वांटाइजेशन नहीं, स्पेस क्वांटाइजेशन फॉर ए स्पिन पार्टिकल क्या होता है उसको देखना पड़ेगा। ठीक है, मैं उसको लेफ्ट में समझाता हूँ और उसके बाद में इसको आंसर करेंगे। स्पेस क्वांटाइजेशन ऑफ ए स्पिन पार्टिकल। ठीक है, ये टॉपिक है, सब टॉपिक है यहाँ पर। स्पेस क्वांटाइजेशन ऑफ ए स्पिन पार्टिकल। देखो क्या होता है स्पेस क्वांटाइजेशन, क्या होता है एक स्पिन पार्टिकल का। जब भी आप एक पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, स्पिन पार्टिकल को, और मैग्नेटिक फील्ड जो कि जेड डायरेक्शन में पॉइंटेड है एंड यूनिफॉर्म है, तो क्या होता है कि वो जो स्पिन वेक्टर है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो वेक्टर है, स्पिन एंगुलर मोमेंटा जो वेक्टर है, वो मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में स्पेस में कुछ पर्टिकुलर ओरिएंटेशन ही लेता है। जैसे एक ओरिएंटेशन ये हो गई और कुछ एक ओरिएंटेशन यहाँ ले ले, एस वेक्टर है तो लेंथ बराबर करनी पड़ेगी मेरे को, है ना, ये, और कोई एक ओरिएंटेशन इस टाइप से यहाँ ले ले तो ये θ2, θ3, ठीक है, इस टाइप से कुछ पर्टिकुलर ओरिएंटेशन ही लेता है, कुछ डिस्क्रीट ओरिएंटेशन ही लेता है, उस चीज़ को बोलते हैं स्पेस क्वांटाइजेशन। अब बात यह है कि ये कितनी ओरिएंटेशन है उसको अपन देखते हैं, और कैसे स्पेस क्वांटाइजेशन कैसे हो रहा है वहाँ पर, क्यों इतनी ओरिएंटेशन ले रहा है, जितनी भी लेगा वो क्यों ले रहा है। ठीक है, तो देखो स्पेस क्वांटाइजेशन कब होता है, सबसे पहली बात तो यही है जब आप स्पिन पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। ठीक है, when you place a spin particle in magnetic field pointing in uniform magnetic field लिखना है यार, in uniform magnetic field pointing along z direction, then spin angular momenta vector can take only some discrete orientations in space with respect to magnetic field, with respect to z डायरेक्शन बोल दूं या फिर with respect to magnetic field, तो with respect to z डायरेक्शन बोल लेता हूं। This thing is known as space quantization of spin angular momenta. This thing is known as space quantization of spin angular momenta.
ठीक है, ये है आपका स्पेस क्वांटाइजेशन। अब कितनी ओरिएंटेशन लेगा उसको देखते हैं यहाँ पे। ये आपका बी हो, बी नोट जेड कैप, ये आपका स्पिन वेक्टर हो एस, ये आपका ओरिजिन है, ये आपका माइनस जेड डायरेक्शन है, ठीक है। तो अब देखो, अगर ये स्पिन वेक्टर है और ये एंगल अगर थीटा हो, जेड डायरेक्शन से जो इसकी ओरिएंटेशन वो थीटा एंगल पर हो, तो ये जो कंपोनेंट है एस वेक्टर का जेड डायरेक्शन पे, उसको क्या बोलेंगे भाई? एस वेक्टर का जेड डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा? एस जेड। और इसको आप क्या लिख सकते हो? एस कोस थीटा लिख सकते हो, एस कोस थीटा, तो मोड ऑफ एस कोस थीटा, ठीक है। अब फ्रॉम क्वांटम मैकेनिक्स एज वी नो, फ्रॉम क्वांटम मैकेनिक्स क्या पता आपको? क्वांटम मैकेनिक्स कि जो एस वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? रूट एस एस प्लस 1 एच कट, जहां पर एस है स्पिन क्वांटम नंबर, एस है स्पिन क्वांटम नंबर, और एस जेड होता है वो क्या होता है? एम एस एच कट, जहां पर एम एस क्या है? मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। और एम एस की वैल्यू कहां से कहां तक होती है? -s2 प्लस एस इन इंटीग्रल स्टेप्स, ठीक है। इंटीग्रल स्टेप्स का मतलब क्या होता है कि एक एक के डिफरेंस पे, ठीक है। जैसे -s, फिर -s प्लस 1, फिर -s प्लस 2, एंड दिस थिंग विल बी अप टू +s। और ये कितनी वैल्यू हो जाएंगे? 2s प्लस 1 वैल्यूज। टोटल वैल्यूज की बात करूं, नंबर का बात करूं, तो ये है 2s प्लस 1 वैल्यूज, ठीक है। आप देख भी सकते हो ऐसे। और अब बात करते हैं कि ये कोस थीटा क्या हो जाएगा, ठीक है। कोस थीटा को देखो आप क्या हो जाएगा, एक सिचुएशन आपको पता ही है, वो क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है। कोस थीटा देखो क्या हो जाएगा, अगर ये सब नॉलेज हमको पता है तो कोस थीटा क्या हो जाएगा? कोस थीटा इक्वल टू, यहां से देखो कोस थीटा क्या है? एस जेड डिवाइडेड बाई एस, एस जेड डिवाइड बाई एस। एस जेड क्या है भाई? एम एस एच कट, एम एस एच कट। एस का मैग्नीट्यूड क्या? रूट एस एस प्लस 1 एच कट, एच कट से एच कट कैंसिल, दिस थिंग इज व्हाट? एम एस ओवर रूट एस एस प्लस 1, क्लियर है। अब एक बात बताओ, थीटा क्या हो जाएगा फिर? थीटा इक्वल टू हो जाएगा कोस इनवर्स एम एस ओवर रूट एस एस प्लस 1, ठीक है। यहां पर ये ध्यान रहे एम है ना, कैपिटल नहीं है, स्मॉल एम है, ठीक है। और अब एक बात तो, थीटा क्या क्या हो सकता है यहां पर? देखो एम एस क्या होगा, थीटा की कितनी वैल्यू हो सकती है? एम एस क्या है? -s2 प्लस एस, और कितनी वैल्यूज है ये? 2s प्लस 1 वैल्यूज। अब s तो फिक्स है और एम एस आपका 2s प्लस 1 वैल्यूज ले सकता है, तो थीटा की भी कितनी वैल्यू होंगी? 2s प्लस 1 वैल्यूज। हेंस थीटा will have 2s प्लस 1 वैल्यूज। अब एक बात तो, अगर थीटा की वैल्यू 2s प्लस 1 होंगी तो ओरिएंटेशन भी स्पिन वेक्टर की कितनी हो सकती है? 2s प्लस 1 वैल्यूज, मतलब 2s प्लस 1 ओरिएंटेशन, एंड हेंस स्पिन वेक्टर, स्पिन एस वेक्टर, स्पिन एंगुलर मोमेंटम वेक्टर, या फिर एस वेक्टर ले देता हूं सीधा। हेंस एस वेक्टर विल टेक या कैन टेक 2s प्लस 1 ओरिएंटेशंस, ठीक। विल नहीं आएगा, कैन नहीं आएगा, एक बार में तो एक ही लेगा, बट इतनी ले सकता है, ठीक है। 2s प्लस 1 ओरिएंटेशंस हो सकती है वहां पे। दिस थिंग इज नोन एज स्पेस क्वांटाइजेशन ऑफ
स्पिन एंगुलर मोमेंटम या मोमेंटा बोल दो आप, ठीक है। मोमेंटा इसलिए बोल रहे हैं कि देखो जो टोटल एंगुलर मोमेंटा है वो क्या होता है L+S, जे टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है। एक सिंगल पार्टिकल की बात करते हैं ना तो इनको छोटा लिखते हैं, जब पूरे एटम की बात करते हैं तो इनको कैपिटल लिखते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने बोल रहा था कि ms छोटा है, वहाँ पर लिखने में ऐसे दिख रहा है बट छोटा है वो, ठीक है। और ये अगर टोटल एंगुलर मोमेंटम है, ये क्या बोलते हैं कंपोनेंट है दोनों उसके, तो जो कंपोनेंट होते हैं ना उनको मोमेंटा बोलते हैं, और जो टोटल होता है उसको मोमेंटम बोलते हैं, ठीक है। तो ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटा एंड दिस इज स्पिन एंगुलर मोमेंटा, ठीक है। तो ये इसी वजह से मैं मोमेंटा बोल रहा हूँ, एंड दिस इज द स्पेस क्वांटाइजेशन ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटा, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। इफ यू हैव n स्पिन s पार्टिकल्स, n आप पे स्पिन s पार्टिकल है एंड दैट आर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग अलोंग z डायरेक्शन, जो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जो कि z डायरेक्शन में पॉइंटेड है उधर है, उसमें उसको प्लेस किया हुआ है n स्पिन को। तो एक स्पिन पार्टिकल कितने ओरिएंटेशन ले सकता है 2s+1, ठीक है। तो अब n कितने ओरिएंटेशन ले सकते हैं वही आपका नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट हो जाएगा, तो उसको फाइंड आउट करते हैं। और चलो एक चीज मैं क्लियर कर दूं यहाँ पर, थीटा इक्वल टू 0 एंड पाई कभी नहीं होगा, ठीक है। इसको तुम यहाँ से एनालाइज कर सकते हो। ms की कोई भी वैल्यू इन दो थीटा की दो वैल्यूज को सपोर्ट नहीं करती है, ठीक है। तो आप कई बार ऐसा समझते हो ना कि इधर स्पिन अलाइन हो जाएगा, वो नहीं होगा, ठीक है। तो ये बात आप लिख के चलना, थीटा इक्वल टू 0 एंड पाई इज नॉट पॉसिबल इन एनी केस, किसी भी स्पिन के लिए पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। इसका जो ये इक्वेशन है ये आपको प्रूव कर देगा। चले अभी अब आपको समझ में आ गया कि 2s+1 ओरिएंटेशन ले सकता है एक स्पिन पार्टिकल, ठीक है। तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट क्या हो जाएगा, यू हैव n पार्टिकल्स, n स्पिन पार्टिकल, n spin s particles, one can take orientation 2s+1, second one will also take 2s+1, ये भी 2s+1, तो ये 2s+1 n वाला भी n टाइम्स, सबको मल्टीप्लाई कर दोगे तो यही तो आपके नंबर ऑफ वेज है, यही तो आपके नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट है। एक पार्टिकल के लिए, पहले पार्टिकल के लिए, दूसरे पार्टिकल के लिए, तीसरे पार्टिकल के लिए, चौथे पार्टिकल के लिए, सही है। मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो सब के सब साइमल्टेनियस हो सकते हैं, मतलब पहला पार्टिकल 2s+1 ओरिएंटेशन ले सकता है, दूसरा भी ले सकता है, आपस में मतलब डिपेंडेंट नहीं है, वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। तो यह हो गया आपका पूरा, अगर बात करें तो 2s+1 का पावर n, ठीक है। ये है आपका नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स अगर आपके स्पिन s पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में है तो, ठीक है। यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन भी कर सकते हैं हम, ये टोटल नंबर ऑफ वेज हैं जिनमें वो ओरिएंट हो सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन देखो, लेट यू हैव एन स्पिन हाफ पार्टिकल्स, स्पिन हाफ, स्पिन s इक्वल टू हाफ पार्टिकल्स, placed in magnetic field, in magnetic field B, ठीक है। placed in magnetic field B that points along z डायरेक्शन, या फिर ऐसे लिख दो पॉइंटिंग अलोंग z डायरेक्शन, पॉइंटिंग अलोंग z डायरेक्शन, ऐसा केस है वहां पर, ठीक है। और then what is the probability that
r particles will be in spin up state, इस चीज का प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि उसमें से r पार्टिकल स्पिन अप कॉन्फ़िगरेशन में है, स्पिन अप स्टेट में है। ठीक है, सबसे पहले तो आप है ना स्पिन अप एंड स्पिन डाउन के कंसेप्ट को समझो, उसके बाद में इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, देखो स्पिन अप एंड स्पिन डाउन का कंसेप्ट देखो क्या है। स्पिन अप एंड स्पिन डाउन कंसेप्ट। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्पिन अप एंड स्पिन डाउन ओनली s इक्वल टू हाफ के लिए डिफाइन होते हैं। इट इज डिफाइंड ओनली फॉर s इक्वल टू हाफ पार्टिकल। ठीक है, स्पिन हाफ केस के लिए बोल दो, पार्टिकल की बजाय केस बोल दो। s इक्वल टू हाफ केस के लिए डिफाइन होता है स्पिन अप एंड स्पिन डाउन। क्या मतलब है स्पिन अप का और स्पिन डाउन का, उसको अभी देखो। देखो जब भी आप किसी पार्टिकल को whenever you place a spin particle in magnetic field, spin particle in magnetic field मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जेड कैप। ठीक है, यूनिफॉर्म रहेगा, ये बात हमेशा क्लियर है, बार बार ना लिखूँ तो कोई दिक्कत नहीं मानना। ठीक है, जेड कैप मतलब जेड डायरेक्शन में पॉइंटेड हो। whenever you place a spin particle in magnetic field then क्या होता है, स्पेस क्वांटाइजेशन। दैट स्पेस क्वांटाइजेशन means what, it will take 2s plus 1, it can take 2s plus 1 discrete orientations, then it can take 2s plus 1 discrete orientations in space, discrete orientations in space और किसके रेस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू जेड एक्सिस या फिर मैग्नेटिक फील्ड बोल दो। ठीक है, एक ही बात है, तो दोनों एक साइड में पॉइंटेड है। अच्छा, अगर स्पिन हाफ का केस है तो कितनी ओरिएंटेशन लेगा, फॉर s इक्वल टू हाफ 2s प्लस 1 कितना हो जाएगा भाई, 2 इंटू हाफ प्लस 1 कितना हो गया 2, तो इसका मतलब 2 ओरिएंटेशंस। वो 2 ओरिएंटेशंस कैसे होंगी वो आपको थीटा से पता लगेगा। थीटा कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखो ये मान लो आपका जेड एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन है, ये आपका स्पिन वेक्टर है। तो ये जो जेड एक्सिस पर कंपोनेंट है इसको आप क्या बोलोगे, एस जेड, और ये कितना होगा एस कोस थीटा, अगर ये एंगल थीटा हो तो। ठीक है, और यहां से कोस थीटा इक्वल टू कितना हो जाना है, कोस थीटा इक्वल टू है एस जेड डिवाइड बाई एस। ठीक है, एस जेड डिवाइडेड बाई एस। एस जेड क्या होता है भाई, एम एस एच कट, एस क्या होता है रूट एस एस प्लस 1, एच कट से एच कट कट जाएगा, एम एस ओवर रूट एस एस प्लस 1। ठीक है, यहां पर थीटा इक्वल टू हो गया कोस इनवर्स एम एस डिवाइडेड बाई रूट एस एस प्लस 1। ठीक है, ये तो रिसेंटली किया ही आपने। अब फॉर एस इक्वल टू हाफ, एम एस की क्या वैल्यू है भाई, एम एस क्या होता है माइनस एस टू प्लस एस, तो क्या वैल्यू हो जाएंगी प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। अब थीटा की 2 वैल्यू होंगी, एक तो थीटा 1 होगा और एक थीटा 2 होगा। सही बात है, थीटा 1 में प्लस हाफ यहाँ पे रखोगे क्या आ जाएगा कोस इनवर्स, प्लस हाफ रखोगे नीचे हाफ इंटू हाफ यहाँ पे रखोगे 3/2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कोस इनवर्स 1/2, ये रूट 3/2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3/4 है ना, तो रूट 3/2 हो जाएगा, और 1/2 डिवाइडेड बाई रूट 3/2, तो 2 से 2 ये 1/2 से 1/2 कट जाएगा,
और यह है कोस इनवर्स 1/√3, ठीक है। तो कोस थीटा की वैल्यू है 1/√3। यहाँ पर कितना आएगा, -1/√3 आएगा। क्यों, सिर्फ इसी का वैल्यू तो चेंज हो रहा है, प्लस हाफ की जगह माइनस हाफ है। अब देखो एक में तो है कोस थीटा पॉजिटिव और एक में है कोस थीटा नेगेटिव, ठीक है। कोस थीटा 2 = -1/√3 है। अब आपको ASTC से पता होगा कि कोस थीटा नेगेटिव कहाँ होता है, यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। और थीटा है ना हमेशा क्या बोलते हैं 0 to π होता है, ठीक है। Z एक्सिस से 0 to π, ठीक है, सिर्फ इधर ही डायरेक्शन में। तो अभी आप देखो कि यहाँ पर होगा ये, मतलब जो θ2 है वो ग्रेटर देन 90 है और ये जो प्लस पॉजिटिव वैल्यू है यहाँ पॉजिटिव होता है, तो θ1 लेस देन 90 है, ठीक है। तो इसका मतलब एक ओरिएंटेशन तो इधर होगी और एक ओरिएंटेशन मोर देन 90 पे यानी कि यहाँ होगी। दो ओरिएंटेशन है यहाँ पर। इस ओरिएंटेशन को स्पिन अप कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, स्पिन अप कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो SZ है वो SZ इक्वल टू, देखो MS H कट होता है SZ, तो वो प्लस हाफ H कट है, क्योंकि MS इक्वल टू प्लस हाफ है, तो SZ इक्वल टू प्लस हाफ। स्पिन डाउन, क्योंकि यहाँ पर जो Z कंपोनेंट है वो नेगेटिव है, डाउन साइड है, अगर मैं ये वर्ड यूज करूँ तो ज़्यादा बेटर होगा। और SZ इक्वल टू कितना है, माइनस हाफ H कट, ठीक है, नेगेटिव डायरेक्शन में है, इस वजह से डाउन साइड में है, मतलब ओरिजिन से डाउन साइड में Z कंपोनेंट है, इसलिए स्पिन डाउन और ये स्पिन अप, ठीक है। कुछ लोग इसलिए बताया मैंने ये, कुछ लोग है ना स्पिन वेक्टर को ही इधर बोल देते हैं कि स्पिन वेक्टर Z डायरेक्शन में हो, स्पिन वेक्टर इधर हो, ऐसा नहीं है। जो Z कंपोनेंट है वो उसकी बात है, अगर Z कंपोनेंट पॉजिटिव है प्लस हाफ H कट है तो दैट इज स्पिन अप स्टेट, और अगर वो नेगेटिव है तो दैट इज स्पिन डाउन स्टेट, ठीक है। अब स्पिन अप स्पिन डाउन समझ में आ गया, ठीक है। पार्टिकल दो ही ओरिएंटेशन ले सकता है, स्पिन अप एंड डाउन, ठीक है। उसको आप ऐसे भी डिनोट करते हो, स्पिन अप एंड स्पिन डाउन। तो ये Z कंपोनेंट को इंडिकेट करते हैं, MS को इंडिकेट करते हैं। अभी आपने देखा भी होगा जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते थे तो MS इक्वल टू प्लस हाफ, MS इक्वल टू माइनस हाफ, MS को इंडिकेट करते हैं ये, ठीक है। स्पिन S को इंडिकेट नहीं करते। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं, लिख लेना पूरा। अब क्वेश्चन पे मूव करते हैं, स्पिन अप डाउन कंसेप्ट कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन पे मूव करो, क्वेश्चन क्या है उसको देखो एक बार, इसको लिख लेना, आप उतार लेना अच्छे से ना। क्वेश्चन है लेट यू हैव n स्पिन हाफ पार्टिकल्स, आप पे n स्पिन हाफ पार्टिकल है, ऐसे स्पिन हाफ पार्टिकल है n, ठीक है। और मामला क्या है, स्पिन हाफ पार्टिकल है, चलो ये लिखते हैं, स्पिन हाफ पार्टिकल है प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर स्पिन हाफ पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड है तो ऑब्वियसली देयर विल बी अप एंड डाउन, इस टाइप की कॉन्फ़िगरेशंस में होगा। एक इंडिविजुअल स्पिन अप हो सकता है या डाउन हो सकता है, सिर्फ एक बार में एक ओरिएंटेशन लेता है, दोनों ले सकता है, इट कैन टेक टू ओरिएंटेशंस बट एक बार में तो एक ही लेगा, कैन है वहाँ पर वर्ड, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो ओरिएंटेशन दो ले सकता है। अच्छा, पॉइंटिंग अलोंग Z डायरेक्शन, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट R पार्टिकल्स विल बी इन स्पिन अप स्टेट। प्रोबेबिलिटी पूछा कि इसमें से R पार्टिकल्स स्पिन अप में होंगे, स्पिन अप में होंगे, ठीक है। इस चीज की प्रोबेबिलिटी पूछा है। प्रोबेबिलिटी क्या होता है भाई, फेवरेबल केसेस, फेवरेबल हो गया तो ना, फेवरेबल केसेस। एक्चुअल में यार नींद आ रही है देखो, इसलिए हो रहा है थोड़ा सा, बट कोई बात नहीं है ना। सुना दूं मेरी आप बीती है। ये वाला लेक्चर दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरे को यार थोड़ा सा अभी सेटअप में बहुत ज़्यादा इश्यूज हो रहे हैं, बट अभी मैं जो अपना पुराना जो फ़ोन था जिससे अपन यूट्यूब पे वीडियो डालते थे उसी से ही शूट कर रहा हूँ। अल्टीमेटली एक नया जो फ़ोन या कैमरा जो भी लाया
वो मेरे को कंफर्ट में मतलब नहीं हो पा रहा मैं उनके साथ में, ठीक है। और होपफुली जल्दी ही उन पे आ जाएंगे, ट्रांजिट हो जाएंगे। बट अभी जब तक उन पे ट्रांजिट नहीं होते हैं हम इस चीज़ से करेंगे ताकि हमारा कंटिन्यूटी ना बिगड़े, ठीक है। और आई होप आपको क्लियरिटी में या कोई क्वालिटी में कोई इश्यूज़ नहीं होगा, ठीक है। समय के साथ में चीज़ें सही हो जाएंगी। और हालांकि मुझे लगता नहीं उनसे कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी, ओल्ड इज़ गोल्ड, है ना। चलो, फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल केसेस, ठीक है, दिस इज द प्रोबेबिलिटी। फेवरेबल केसेस क्या होंगे यहाँ पर, आपको क्या करना है कि स्पिन अप में हो आर पार्टिकल एन में से, तो भाई स्पिन अप में होने की फेवरेबल केसेस क्या है, एन पार्टिकल में से आर सेलेक्ट कर लो, स्पिन अप में डाल दो, दैट्स इट। एन पार्टिकल्स में से आर पार्टिकल को सेलेक्ट करके स्पिन अप कॉन्फ़िगरेशन में फेंक दो, उसमें डाल दो, पुटअप कर दो। तो उसके तरीके कितने होते हैं, एनसीआर। टोटल केसेस क्या होंगे, स्पिन अप डाउन दोनों जगह हो सकते हैं, दोनों में से कोई भी ओरिएंटेशन हो सकती है हर पार्टिकल की। तो टोटल केसेस क्या हो सकते हैं भाई, जितने ओरिएंटेशन लेने के जो माइक्रो स्टेट होता है वही तो टोटल केसेस होंगे, यानी कि 2s+1 का पावर n टोटल केसेज है। तो जितनी ओरिएंटेशन ले सकता है वही तो है। स्पिन अप डाउन दो टाइप की ओरिएंटेशन है, वो जितनी ले सकता है वही तो होगा। s इक्वल टू हाफ पुट कर दो यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका p इक्वल टू NCR s इक्वल टू हाफ पुट करोगे तो 2 इंटू हाफ प्लस 1 का पावर n, एंड दैट इज व्हाट, NCR that is 2, this is 1 plus 1 2 का पावर n, दिस इज योर प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं वहाँ पे। अच्छा, नेक्स्ट अपन क्या कर रहे थे, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट फाइंड आउट कर रहे थे, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया, एंड आई थिंक थर्ड पॉइंट हो गया, ठीक है। नाउ फोर्थ पॉइंट देखो क्या हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट लिखते हैं अपन, क्या है फोर्थ पॉइंट है, if you have to fill up Ni particles at Gi places, then what are the number of microstates, what are the various ways जिनके थ्रू आप ये काम कर सकते हो, ठीक है, फिलअप करने वाला काम कर सकते हो, ठीक है। if you have to fill Ni particles at Gi places, ठीक है, the number of microstates, the number of distinct ways भी बोल सकता हूं मैं, और microstates, ये चीज कितने तरीकों से हो सकती है उसी को नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट बोलते हैं। वेट फॉर इट मूवमेंट, अरे भाई चलो क्या कर रहे हो, देखो you have Ni particles, you have to fill Ni particles and you have to fill Ni particles at Gi places। क्या होगा, आप पे Ni पार्टिकल होगा, पार्टिकल्स होंगे, और आपको इनको Gi प्लेसेस पर फिलअप करना होगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या होगी, मैं उसको एक बार यहाँ पे इंट्रोड्यूस करता हूँ और उसके बाद में बताता हूँ कि Gi कैसे फाइंड आउट करते हैं। Gi प्लेसेस का मतलब क्या है, ये तो है आपके पार्टिकल एंड ये है प्लेसेस। तो Gi प्लेसेस का मीनिंग क्या है वो उस क्वेश्चन की लैंग्वेज से समझ आएगा, ठीक है। तो मैं मीनिंग ऑफ Gi प्लेसेस लिखता हूँ यहाँ पर, मीनिंग ऑफ Gi प्लेसेस। Gi प्लेसेस का मीनिंग क्या है, तो पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज सुनो। एक तो जो पार्टिकल्स है ना, वो आपके ऐसे पार्टिकल हो सकते हैं जो मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिक्स को फॉलो कर रहे हैं, मतलब क्लासिकल पार्टिकल हो सकते हैं, लोकलाइज पार्टिकल हो सकते हैं, ठीक है, डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल भी बोल सकते हैं उनको। और आपके लैंग्वेज में ऐसे बोल सकता है कि देयर आर 4 फर्मियंस, देयर आर 3 बोसॉन्स, और ऐसे बोल सकते हैं कि
देर आर 3 पार्टिकल्स दैट फॉलो फर्मी डिराक स्टैटिक्स, मतलब फर्मियंस, और ऐसा भी हो सकता है कि देर आर 4 पार्टिकल्स और सम अदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट फॉलो बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स। इस टाइप की लैंग्वेज होगी। तो मैं अभी लिखता हूँ, लेट यू हैव 4 पार्टिकल्स, 4 फर्मियंस लिख देता हूँ 4 बोसॉन्स लिख दिया, चलो 4 बोसॉन्स, एंड यू हैव टू फिल अप दैम, एंड यू हैव टू fill up them in 3 energy levels, 0, E and 2E, and first excited state is doubly degenerate, and second excited state is triply degenerate. Then what will be the various ways to do this? Find number of distinct ways of filling these particles. ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन होगा आपका। अब जीआई प्लेसेस को समझना है पहले। जीआई प्लेसेस क्या है, देखो आप पे सिचुएशन क्या है, 3 एनर्जी लेवल है, 0, E एंड 2E, और आपको कितने पार्टिकल फिलअप करने हैं, आई थिंक 3 बोसॉन लिखा है मैंने, 4 बोसॉन। तो Ni तो क्या हो जाएगा, 4 बोसॉन्स, ठीक है, Ni तो आपका हो गया 4 बोसॉन्स, और जीआई प्लेसेस की बात हो रही है जो आपको फाइंड आउट करना है कितने हो गए। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ प्लेसेज। कैसे फाइंड आउट करते हैं कि आप पे एनर्जी लेवल्स देख लो क्या क्या दिए हुए हैं, 3 एनर्जी लेवल दिए हुए हैं, हमेशा उस लेवल को नीचे लिखो जिसका एनर्जी कम है, तो 0 अपसाइलन एंड 2 अपसाइलन, ई भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब डीजनरेसी देखो इनकी कितनी है, ये तो नॉन डीजनरेट है, ग्राउंड स्टेट के बारे में कुछ बोला ही नहीं। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज डबली डीजनरेट एंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट इज ट्रिपली डीजनरेट। ठीक है, ये तीनों लेवल दिए हुए थे। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ये है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट ये है, इससे ऊपर वाले एनर्जी की। ठीक है, ये है डबली डीजनरेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज डबली डीजनरेट, इसका डीजनरेसी 2 है, एंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट यानी कि ये वाला इज ट्रिपली डीजनरेट, इसका वाला इसका डीजनरेसी 3 है। ठीक है, देन नंबर ऑफ वेज को फाइंड आउट करना है, डिस्टिंक्ट वेज को। अब क्या करोगे, जितना एनर्जी वो दे रखा है ना आपको डीजनरेसी, उतने आगे लेवल बना लो। इसका डीजनरेसी डबल था तो 2 लेवल बना दिए, इसी लेवल को 2 वे में, मतलब 2 लेवल्स में स्प्लिट कर लिया। ऊपर वाले का 3 है तो 3 बना लो, इसकी बना लिया। अब ये टोटल नंबर ऑफ प्लेसेस कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स कितना हो गया, वो होता है आपका जीआई प्लेसेस। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, तो ये है 6 जीआई प्लेसेस। ठीक है, जीआई इक्वल टू 6 हो गया। तो मैं लिखूं एक बार, जीआई प्लेसेस का मतलब क्या है, जीआई प्लेसेस नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स आफ्टर कंसिडरिंग डीजनरेसी, नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स आफ्टर कंसिडरिंग डीजनरेसी। ठीक है, अब ये काम तो हो जाएगा आपको, अगर दोनों पता चल गए तो काम तो हो जाएगा, नंबर ऑफ वेज फाइंड आउट कर लोगे। बट नंबर ऑफ वेज डिपेंड करता है कि वहां पर आपके पार्टिकल का टाइप क्या है, बोसोन है, फर्मियोन है या क्लासिकल पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो अब 3 पार्ट करेंगे यहाँ पे, पहले क्लासिकल पार्टिकल हो तो कितना नंबर ऑफ वेज होगा, अगर फिर क्वांटम पार्टिकल्स हो लाइक फर्मियोन हो तो कितना होगा, फिर बोसोन हो तो कितना होगा। ठीक है, और चलते हैं। तो फर्स्ट ए पॉइंट डालेंगे, 4th में ए,
आप लिख भी सकते हो कि द नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग विल डिपेंड ऑन पार्टिकल नेचर। पार्टिकल कैसा है। अभी मैंने GI बताया, GI कैसे लिखेंगे। GI लिखने का तरीका सीधा सा यही है कि एनर्जी लेवल्स आगे बना लो, जितना डिजनरेसी है फाइंड आउट कर लो कितना है। तो फर्स्ट है फॉर क्लासिकल पार्टिकल्स। क्लासिकल पार्टिकल्स कौन होते हैं लैंग्वेज में, और क्या क्या वर्डिंग हो सकती है। डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स, सही है कि नहीं है। डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स। और क्या वर्डिंग हो सकती है। पार्टिकल्स दैट फॉलो एम्बिस्टैटिक्स, फॉलोइंग एम्बिस्टैटिक्स, मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि ये पार्टिकल भी क्लासिकल पार्टिकल होते हैं। ऐसे भी हो सकता है वहाँ पर कि वो लोकलाइज्ड है। ठीक है, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि पिछले जो लेक्चर था डिस्टिंग्विशेबल एंड इनडिस्टिंग्विशेबल पर, उसमें अभी भी बच्चों के काफ़ी डाउट हैं। और सीरियसली बोलो ना तो ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो जनरली क्लियर हो ही नहीं पाता है। आप जितना ज़्यादा पढ़ते जाओगे ना उतना ही डाइवर्ट होते चले जाते हो। तो अभी ज़्यादा ना उलझ के थोड़ा सा एक बार क्वेश्चन कर लें और उससे जो हमको आइडिया लगता है उस पर रुक जाएं तो बेटर है। ज़्यादा अंदर घुसेंगे ना तो दिक्कत होएगी। जैसे अभी एक बात था कि जैसे मैंने क्लासिकल पार्टिकल को डिफाइन किया तो मैंने बोला कि वेव फंक्शन डिस्टिंक्ट हो, और जब क्वांटम पार्टिकल्स को डिफाइन किया, इनडिस्टिंग्विशेबल को डिफाइन किया, तो मैंने बोला कि वेव फंक्शन ओवरलैप्ड हो। ठीक है, तो क्वेश्चन अराइज हो गया जो कि इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है कि क्लासिकल पार्टिकल के लिए वेव फंक्शन थोड़ी बोलेंगे यार सर। बिल्कुल सही बात है, नहीं बोलते हैं। ठीक है, ये मेरे से गलती हुई है एक्चुअल में। वहाँ पे आपने जो क्वांटम के लिए बोला ना कि ओवरलैप्ड है, वो सही है। मतलब जो मैंने बोला ना कि क्वांटम के लिए ओवरलैप्ड है वो सही है। बट मैंने क्या किया कि वहाँ से अगर एक जगह ओवरलैपिंग हो रहे हैं तो दूसरी जगह ओवरलैपिंग नहीं हो रहे होंगे, इस वे में बोल दिया। लेकिन ऐसा नहीं है। वेव फंक्शन जो टर्मिनोलॉजी मैंने यूज की वो गलत है। वहाँ पर एक्चुअल में ऐसा है कि यू कैन ट्रेस द पार्टिकल थ्रू आउट द ट्रेजेक्ट्री। तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि वो अलग अलग है, करेक्टर अलग अलग है वहाँ पर, मतलब उसको आप ट्रेस कर सकते हो, ऐसा कुछ समझो वहाँ पे। ठीक है, वो एक बाई मिस्टेक है, मतलब वो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वो बोलते हैं ना कुछ ज़्यादा पढ़ लेते हैं ज़्यादा दिक्कत होती है, तो वो वाली बात थी। मैंने इनडिस्टिंग्विशेबल वाले पे कुछ ज़्यादा ही पढ़ लिया था। ठीक है, चलो अभी क्लियर करें उस चीज़ को, अब बढ़ते आगे। और ऐसे बोल सकता है यू कैन ट्रेस द पार्टिकल। लैंग्वेज से आपको समझ में आना चाहिए क्लासिकल पार्टिकल की बात हो रही है। ठीक है, अब फिर क्या होगा इसका। अब Ni पार्टिकल्स को अगर Gi प्लेसेस में फिलअप करना है तो इसका तरीका होता है Gi का पावर Ni। ठीक है, अब क्वेश्चन ले लेते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा है कि लेट यू हैव 3 क्लासिकल पार्टिकल्स and you have to fill up them to energy levels. (0 and -e. ठीक है, and first excited state is doubly degenerate. Then find the number of ways of filling. Distinct ways होगा वैसे तो, number of ways doing it. ये करने के तरीके क्या होंगे। ठीक है, क्या सीन क्या है, कितने पार्टिकल हैं, 3 है। तो Ni पार्टिकल्स को आपको Gi प्लेसेस में फिल करना है। क्लासिकल पार्टिकल है तो आप अपने फॉर्मूले पे चल जाओ। पहले क्या क्या चाहिए फॉर्मूले में, Gi का पावर Ni, तो Gi और Ni चाहिए। Ni क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल। कितने हैं भाई, 3 पार्टिकल दिए हुए तो हैं, तो Ni तो 3 हो गया। प्लेसेस कितना हो जाएगा Gi, वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैसे, एनर्जी लेवल से। कितने लेवल दिए हुए हैं, 2 लेवल। कौन कौन है, 0 एंड -e। जिसका लोअर एनर्जी है वो नीचे होगा,
ग्राउंड स्टेट होगा -e। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ये है, इसका डिजनरेसी दिया हुआ आई थिंक डबल, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज डबली डिजनरेट, ठीक है। ग्राउंड स्टेट पे कुछ बोला नहीं तो नॉन डिजनरेट मान के चलो। अच्छा, अब अगर ऐसा पता लग जाता है तो फिर क्या करते हो, जिसकी डिजनरेसी जितनी है उतने में स्प्लिट कर लो और g = 1। अब इसको कैलकुलेट कर लो तो gi = कितना हो गया 3 प्लेसेज। अब फॉर्मूला लगा दो, ये रहा। नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट या नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग दिस थिंग इज व्हाट, gi बोले तो 3, पावर ni बोले तो 3। अब 3 × 3 क्या हो जाता है 9 × 27, तो ये 27 वेज हैं जिसमें ये क्रियाक्रम किया जा सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। दिस इज क्लासिकल पार्टिकल। नाउ फॉर डिस्टिंग्विशेबल, इनडिस्टिंग्विशेबल एंड फर्मियन, इस टाइप के पार्टिकल की बात करते हैं, फर्मियन की बात करते हैं। चलो लिख लेना आप इसको, क्वेश्चन को। बी पार्ट, if you have to fill up identical and indistinguishable particles with following Fermi-Dirac statistics। और दूसरा लैंग्वेज क्या हो सकता है, लेट यू हैव टू फिल अप फर्मियंस, जो भी आपका नंबर देगा फिल अप फर्मियंस। और फर्मी पार्टिकल इस टाइप से कुछ भी बोल दे, वो आपको समझ में आना चाहिए कि वो फर्मियंस की बात कर रहा है लैंग्वेज से, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा। इंडिस्टिंग्विशेबल होते हैं वही, ठीक है। और इंडिस्टिंग्विशेबल 2 टाइप के होते हैं, फर्मियंस भी इंडिस्टिंग्विशेबल है, बोसॉन भी है। तो आगे उसको और बोलना पड़ेगा कि कौन से स्टैटिक्स फॉलो कर रहा है। अब फर्मी-डिराक स्टैटिक्स तो फर्मियंस ही करते हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ फर्मियन है। अगर डायरेक्ट लिख दिया तो फिर टेंशन ही नहीं है। तो देखो नंबर ऑफ वेज क्या होते हैं, आपको क्या करना है, ni पार्टिकल को gi प्लेसेज पे फाइंड आउट मतलब फिलअप करना है। और फिर इसका तरीका होता है आपका GICNI। अच्छा एक चीज़ और है, मैं यहाँ पर है ना फर्मी-डिराक लिख देता हूँ ऐसे, फर्मी-डिराक। और जो पहले वाला था ना, इसमें आप ऐसे लिख देना मैक्सवेल-बोल्ट्जमान MB, तो फिर आपको बाद में याद रह जाएगा ऐसे, ठीक है। अच्छा अभी क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर एक, और क्वेश्चन ये है कि लेट 4 फर्मियन है और 3 एनर्जी लेवल है। इसका ये 0 है, ये E है, 2E है, और इसका डिजनरेसी है 1, इसका डिजनरेसी है 3 और इसका डिजनरेसी है 2। तो फिर पूछा है कि नंबर ऑफ वेज क्या होंगे ये क्रियाक्रम करने के, मतलब नंबर ऑफ वेज टू फिल अप दीज 4 फर्मियंस इनटू दीज 3 लेवल्स, डिजनरेसी ऑफ दैट इज गिवन ऑन द लेफ्ट। तो नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, ये सब क्रियाक्रम करने के नंबर ऑफ वेज क्या होंगे बताओ, कर दो कैलकुलेट। लैंग्वेज नहीं लिखा मैंने क्योंकि आप लैंग्वेज से समझ तो जाओगे कि भाई ये फर्मियन की बात हो रही है, तो उसके बाद क्या लिखने का मतलब था भाई ये क्या होता है। सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है ni, क्योंकि ni पार्टिकल्स को gi प्लेसेज में फिलअप करना है। ni कितना दिया हुआ भाई 4 फर्मियंस, तो ये तो क्रियाक्रम हो गया कि 4 है। gi प्लेसेज चाहिए आपको, gi प्लेसेज कैसे फाइंड आउट होंगे भाई, इसकी डिजनरेसी देख लो, ये आगे 2 में तो स्प्लिट करना पड़ेगा आपको, इसकी डिजनरेसी देख लो 3 में स्प्लिट करना पड़ेगा, इसकी डिजनरेसी 1 है। एक तो या तो इन लेवल्स को देख लो कितने हो गए, 1 2 3 4 और 2 6 हो गए ना पूरे, 3 तो 5 और 1 6, या फिर आप सीधे इनको जोड़ लो, 3 तो 5 और 1 6, gi प्लेसेज कितने हो गए 6। तो g नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट क्या होता है GICNI यानी कि 6
C4 कितना हो जाता है ये, सही बात है, कितना हो गया 6 × 5 डिवाइड बाई 2 बोले तो 30/2 15, सही है। ऊपर क्या क्या मैंने 6 × 5 लिखा, उसको 4 फैक्टोरियल काट दिया, नीचे 2 फैक्टोरियल 2 होता है, दैट्स इट। तो 15 वेज है जिससे आप ऐसे क्रियाक्रम को सेट कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं, और अब है बोसॉन्स। लैंग्वेज कैसी होगी वो आपको पता लग जाएगा कि बोसॉन्स की बात कर रहा है, ठीक है। तो मैं अभी सी पार्ट में जस्ट बोसॉन लिख देता हूं कि बोसॉन्स की बात हो, या फिर बात करेगा आइडेंटिकल एंड इंडिस्टिंग्विशेबल फॉलोइंग बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स, इस टाइप की लैंग्वेज क्वेश्चन में होगी, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, अगर आपको Ni पार्टिकल Gi प्लेसेस पे फाइंड आउट करना है तो ये बोस-आइंस्टीन के अंदर नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, इस टाइप का क्वेश्चन होगा। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, ये होता है आपका Ni + Gi - 1 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई Ni फैक्टोरियल Gi - 1 का फैक्टोरियल। सिंपल, याद कर लो इसको। क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन देखो, अगर आप पे 3 बोसॉन है, 3 बोसॉन्स है, एंड यू हैव टू फिल अप देम इन 3 एनर्जी लेवल्स, ठीक है। दिस इज -E, दिस इज E, दिस इज 2E, और इसका डिजनरेसी है वो है आपका 3, इसका डिजनरेसी है 1, इसका डिजनरेसी है 2। मीन्स ग्राउंड स्टेट इज डबली डिजनरेट एंड द सेकंड एक्साइटेड स्टेट इज ट्रिपली डिजनरेट। तो इस टाइप का सिचुएशन है। तो आपको कितने वेज होंगे यहाँ पर, ठीक है। लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट क्या होंगे, क्या होगा भाई, Ni पार्टिकल्स को Gi प्लेसेस में फिलअप करना है। Ni इक्वल टू कितना होगा, कितने बोसॉन है, 3 बोसॉन है, तो 3 हो गया। कितने Gi प्लेसेस कितने हैं, डिजनरेसी जोड़ दो, 3 2 5 1 6 6 है। तो देखो क्या हो जाएगा, बोस-आइंस्टीन का फॉर्मूला क्या होता है, Ni + Gi - 1 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई Ni फैक्टोरियल Gi - 1 का फैक्टोरियल, सही है। फॉर्मूला लगा दो, Ni इज 3 3 + 6 9 9 - 1 8, ऊपर 8 फैक्टोरियल, नीचे Ni फैक्टोरियल बोले तो 3 फैक्टोरियल, Gi - 1 बोले तो 5 फैक्टोरियल। दिस इज व्हाट 8 × 7 × 6 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इज 6, तो 56 वेज इज योर आंसर, ठीक है। तो इस टाइप से नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट फाइंड आउट कर लोगे। तो 4th केस इज ओवर नाउ, क्योंकि ABC तीनों पार्ट हो गए। 5th केस पे बात करते हैं। चलो क्वेश्चन कर लेना। 5th केस, फिफ्थ केस इजी है और इसी से रिलेटेड है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 5th केस। अगर ऐसा हो कि Ni पार्टिकल्स को, तो आपको N1 पार्टिकल्स को G1 प्लेसेस पे फिल करना हो एंड N2 पार्टिकल्स को G2 प्लेसेस पे फिल करना हो, देन नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट क्या होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट हो जाएगा दिस थिंग, यानी कि इसको यहाँ पर फिलअप करने के तरीके और इसको यहाँ पर फिलअप करने के तरीके, और दोनों को प्रोडक्ट कर दो, दैट्स इट, ठीक है। तो इसको लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो लैंग्वेज में। इफ यू हैव टू फिल N1 पार्टिकल्स एट Gi प्लेसेस एंड N2 पार्टिकल्स एट G2 प्लेसेस, द नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट विल बी व्हाट, ठीक है। सिंबॉलिक वे में लिख दो, बेटर है। 6th चलते हैं। 6th है एंड लास्ट है एंड इंपॉर्टेंट भी है। 6th है नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स इन फेज स्पेस, इन फेज स्पेस।
ठीक है, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इन फेज स्पेस। अब एक बात बताओ, सबसे पहले फेज स्पेस क्या था भाई? क्यूपी का स्पेस, ठीक है। और इसमें जो एक फेज पॉइंट था, एक कोई पॉइंट था, उसको क्या बोलते हैं? फेज पॉइंट। जो क्यूपी कोई पॉइंट डिफाइन करोगे आप इसमें, उसको बोलते हैं फेज पॉइंट। बिल्कुल सही बात है ना? अच्छा, एक ये जो फेज पॉइंट होता है क्या रिप्रेजेंट करता है? किसको रिप्रेजेंट करता है? ट्रिपल साइन मतलब इट सिंबलाइज, ठीक है, रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? जो एंसेंबल में एक सिस्टम होता था उसको, सिस्टम, ए सिस्टम इन एंसेंबल। आपको ध्यान दिला दूं मैं कि एंसेंबल में बहुत सारे सिस्टम होते थे और ये सब एक ही मैक्रो स्टेट में होते हैं। और ये नंबर कितना होता था? इक्वल टू नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स। ये नंबर ऑफ सिस्टम कितना होता है एंसेंबल में? इक्वल टू नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स, ठीक है। तो इसका मतलब, इस चीज़ का मतलब क्या है कि एक सिस्टम एक माइक्रो स्टेट है, और एक जो फेज पॉइंट है वो किसको डिनोट करता है? एक सिस्टम को, ठीक है। तो सिस्टम को डिनोट करता है, सिस्टम इन एंसेंबल। मान लो इस सिस्टम को इंडिकेट कर रहा है वो फेज पॉइंट, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि माइक्रो स्टेट को डिनोट करता है फेज पॉइंट, ये माइक्रो स्टेट को डिनोट करता है। सही है, नहीं है? तो ये बात क्लियर अगर हो जाए तो आगे बढ़ते हैं, या फिर मैं लिख देता हूँ एक लैंग्वेज में, ए फेज पॉइंट, ए फेज पॉइंट डिनोट्स ए माइक्रो स्टेट, माइक्रो स्टेट consistent to मैक्रो स्टेट गिवन। जो भी मैक्रो स्टेट गिवन है यहाँ पे, उसके करस्पॉन्डिंग कोई एक माइक्रो स्टेट को ये फेज पॉइंट डिनोट करता है, इंडिकेट करता है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एक बात आपने और भी पढ़ी थी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी से, कि आप शार्पली डिफाइन नहीं कर सकते फेज पॉइंट को। क्या पढ़ा था कि अगर 3D का केस है तो एक यूनिट सेल में आपको डिफाइन करना पड़ेगा फेज स्पेस, मतलब फेज पॉइंट को। शार्पली डिफाइन नहीं कर सकते। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इस चीज़ को अलाउ नहीं करता, क्योंकि आप पोजीशन एंड मोमेंटम साइमल्टेनियसली फाइंड आउट नहीं कर सकते प्रिसाइजली। सही है, साइमल्टेनियसली डिटरमाइन नहीं कर सकते प्रिसाइजली अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग। तो 3D में एक सेल के अंदर ये लेना पड़ेगा, और इस सेल को क्या बोला था उन्होंने? यूनिट सेल। और फिर बोला था कि जो फेज स्पेस है ना, उसमें भाई बहुत सारे पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट है ना फेज पॉइंट। हर फेज पॉइंट को ऐसे ही आप क्यूब्स में आप बोलोगे कि हर क्यूब में एक फेज पॉइंट है। तो जो फेज स्पेस है ना वो छोटे छोटे क्यूब्स का बना हुआ है, इसलिए तो आपने इसको यूनिट सेल बोला। यूनिट मतलब इकाई सेल, मतलब इसी से सब कुछ बना है। तो यहाँ पर ऐसे क्यूब 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 ये है फेज स्पेस। क्योंकि फेज स्पेस में क्या होता है? फेज पॉइंट। सही है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है हालांकि इतना सब, क्योंकि ऑलरेडी क्लियर है ये चीज़ आपको, है ना। तो अब बात करो कि नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट क्या हो जाएंगे। अच्छा, एक चीज और उससे पहले, यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना था? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल 3D में बात करूं तो h³ था, ठीक है। 2D में बात करूं तो h² था, और 1D में बात करूं तो h था। इक्वल लगाता हूं क्योंकि इक्वल है वहां पे, ठीक है। ये 3D के केस में, ये 2D के केस में, 1D के केस में। ये आप हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी से आप फाइंड आउट कर सकते हो। आप लिख देना यहाँ पर, हाइजेनबर्ग से ये बात पता चली हमको, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, रिलेशन लिख देता हूँ, है ना। अब बताओ नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट इन फेज स्पेस क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स इन फेज स्पेस क्या हो जाएगा भाई? टोटल वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस में अगर मैं इस यूनिट सेल का भाग दे दूं तो क्या निकल के आएगा? नंबर ऑफ माइक्रो मतलब फेज पॉइंट्स, और नंबर ऑफ फेज पॉइंट्स इज व्हाट?
नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, सही या नहीं है? तो वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ द फेज स्पेस, टोटल वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, सही है? तो कर दो इस चीज को, देखो कितना हो जाएगा। हटाते हैं इसको, कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो ये होता है आपका, चल रहा है टॉपिक नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इन फेज स्पेस, ठीक है? ये होता है आपका, ओमेगा से डिनोट करते हो इसको आप। टोटल वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस क्या हो जाएगा? फेज स्पेस क्या है? क्यू एंड पी का स्पेस है, तो ये हो जाएगा आपका डी क्यू एफ, डी क्यूब सॉरी डी डी क्यू एफ डी पी एफ डिवाइडेड बाई एच एफ, जहाँ पर एफ क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम, पार्टिकल किस स्पेस में मूव कर रहा है, ठीक है? एफ है स्पैटियल डिग्री ऑफ फ्रीडम, पार्टिकल किस स्पेस में मूव कर रहा है। अगर f इक्वल टू 3 है, इसका मतलब है 3D में मूव कर रहा है। f इक्वल टू 2, इसका मतलब 2D में मूव कर रहा है। f इक्वल टू 1 मतलब 1D में मूव कर रहा है, ठीक है? तो ये आपके स्पैटियल डिग्री ऑफ फ्रीडम को डिनोट कर रहा है कि पार्टिकल किस स्पेस में मूव कर रहा है, या मैं बोलूँ कि डायमेंशन ऑफ स्पेस है यहाँ पर, ठीक है? f। अब चलते हैं 3D के केस में। 3D के केस में आप इसको कैसे लिखोगे? देखो 3D के केस में आप नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इन फेज स्पेस कैसे लिखोगे भाई? f इक्वल टू कितना हो गया? 3, तो क्या हो जाएगा ये? डी क्यूब क्यू एंड डी क्यूब पी एंड एच क्यूब, ठीक है? और अब ये चीज़ आगे कैसे हो जाएगी? डी क्यूब क्यू क्या होगा भाई? कोऑर्डिनेट्स है ये, कोऑर्डिनेट्स का ऊपर वॉल्यूम, मतलब कोऑर्डिनेट्स के ऊपर इंटीग्रेशन है, मतलब ये एलिमेंट्री वॉल्यूम ही तो है डी क्यूब क्यू, एलिमेंट्री वॉल्यूम है डी टॉर्क, और उस पे इंटीग्रेशन है, यानी कि ये जो है यहाँ पर डी क्यूब क्यू इंटीग्रेशन, ये क्या हो जाएगा? v, एंड v इज व्हाट? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। 3D है तो कंटेनर में पार्टिकल मूव कर रहे होंगे, तो उसका जो वॉल्यूम है वो हो जाएगा आपका ये v, ठीक है? तो आप यहाँ पे v पुट कर सकते हो, फिर ये हो जाएगा ये चीज, सही बात है? अब इसको क्या लिखूं मैं? यह p स्पेस में वॉल्यूम, एलिमेंट्री वॉल्यूम अगर मैं इतनी 4 पाई पी स्क्वायर डी पी, ठीक है? तो ये बात ध्यान रहे। और ये है ना, आपने कैसे लिखा है? स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में लिखा है। ये है ना, थोड़ा ध्यान रखना आप कि इसको हमें ना स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में लिखते हैं, हमेशा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट यूज करते हैं 3D के केस में, ठीक है? क्यों बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे? क्योंकि जब p की लिमिट लगानी होगी 3D के केस में, तो 0 टू इन्फिनिटी तो इन जनरल है, अगर वहाँ पर कोई कंस्टेंट है तो उसके हिसाब से फिर 0 टू वहाँ तक हो जाएगी, ठीक है? तो इसलिए स्फेरिकल कोऑर्डिनेट लिखना, और लिमिट लिख देना यहाँ पे, लिमिट विल बी अकॉर्डिंग टू कंस्टेंट गिवन ऑन एनर्जी। जो भी एनर्जी पे कंस्टेंट है उसके अकॉर्डिंग लिमिट हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है? जैसे मैं बोल दूँ कि फ्री पार्टिकल है इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m होता है, ठीक है? फ्री पार्टिकल के लिए पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, या फिर कुछ मतलब 0 होती है, ठीक है? कांस्टेंट भी लेके चलते हैं, लेकिन उस कांस्टेंट को हम कभी भी 0 सेट कर सकते हैं रेफरेंस से, ठीक है? रेफरेंस को ऊपर नीचे करके। तो कुल मिला के ये रिलेशन होता है फ्री पार्टिकल के लिए। तो p का वैल्यू यहाँ से क्या हो गया? √2me। अब कोई बोलेगा प्लस माइनस भी आए, प्लस माइनस आना चाहिए था, बट यहाँ पर 0 टू √2me वैल्यू रखी जाएगी, फिर 0 टू √2me। तो ये वाला केस है, क्योंकि 3D कोऑर्डिनेट है, ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट यूज कर रहे हैं। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में जो r है वो कहाँ से शुरू होता है? 0 टू इन्फिनिटी होता है उसका जनरल लिमिट। तो सिमिलरली यहाँ पर इसका 0 टू इन्फिनिटी है।
अगर ये वैल्यू आ रही है तो फिर 0 टू ये हो जाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रहे। आप सिर्फ है ना स्फेरिकल कोऑर्डिनेट को याद रखना, बाकी मैं क्वेश्चंस होंगे ना अपने उस टाइम दिखाऊंगा इस चीज़ को कि हाँ ऐसे करना होता है, ठीक है। चलो अभी, और फिर ये क्या हो जाएगा, पूरा तो लिखा ही नहीं, फिर ये हो जाएगा, आपको यही लिख देता हूँ मैं, v/h³, और ये हो जाएगा आपका 4πp²dp, ठीक है। लिमिट यहाँ पर 0 टू इन्फिनिटी नहीं है, ठीक है, ध्यान रहे। 0 टू समथिंग होगा, कुछ वैल्यू दी होगी वहाँ पर, एनर्जी पे कुछ ना कुछ बोला होगा, उसके अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। मैंने यहाँ पर बोला है लिमिट विल बी अकॉर्डिंग टू कंस्टेंट गिवन ऑन एनर्जी, और मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ डिस्पर्जन रिलेशन। वहाँ पर है ना आपको डिस्पर्जन रिलेशन देगा, उसके अकॉर्डिंग होगी। डिस्पर्जन रिलेशन क्या होता है, एनर्जी मोमेंटम में रिलेशन, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग वहाँ पर होगी। चलो अभी मूव करते हैं 2D के केस में। टू के केस में क्या हो जाएगा, देखो, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इन फेज स्पेस इन केस ऑफ 2D में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा भाई, F=2 है, तो क्या हो जाएगा, 2D हो जाएगा d²q और d²p डिवाइडेड बाई h²। सही है ना, आप F=2 डाल दो, बस हो गया क्रियाक्रम सेट। कहाँ गया हुआ है F का फॉर्मूला, कोई नहीं, आपको याद तो है, ठीक है। d²q क्या है यहाँ पर, एरिया, सरफेस एरिया जहां पर आपका पार्टिकल मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा a, ये चीज तो हो जाएगी a, और इसको आप कैसे लिखोगे, 2πp/dp। वंस अगेन लिमिट आपकी कंस्टेंट जो भी वहां पर गिवन है, डिस्पर्जन रिलेशन जो भी गिवन है उसके अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। और जैसे मैं बता दूं एक बार वापस से, अगर ये ऐसे गिवन हो, फोटॉन्स की बात हो रही हो जो कि 2D में मूव करें, तो E=PC फोटोन के लिए होता है। ये डिस्पर्जन रिलेशन है, एनर्जी एंड मोमेंटम में रिलेशन डिस्पर्जन रिलेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ से E की वैल्यू निकालो, P की वैल्यू निकालो, E/c, तो लिमिट क्या हो जाएगी, 0 टू E/c, ठीक है, इस टाइप से। और बस आपको यही है, ठीक। और एक चीज़ और, कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज हुआ है, पोलर कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि 2D केस है, ठीक है। पोलर कोऑर्डिनेट्स यूज हुए हैं, ये ध्यान रहे, पोलर कोऑर्डिनेट्स हैज बीन यूज्ड। उसी से भी आपको समझ में आ गया होगा कि लिमिट जो P की है वो 0 टू E/c होगी, माइनस से नहीं हो सकती, ठीक है ना। पोलर कोऑर्डिनेट्स हैज बीन यूज्ड, इसी वजह से आपने d²p को 2πp/dp लिखा है, ठीक है। ये बात ध्यान रहे, पोलर कोऑर्डिनेट में ऐसे तो करेंगे। चलो अभी चलते हैं 1D के केस में। देखो, वन डी के केस में क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला भाई F=1 हो गया इस बार, तो 1D के केस में हो जाएगा ये आपका dq, जस्ट dq एंड dp एंड हेयर इट इज जस्ट h। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका L, जो भी आपका लेंथ वहाँ पर है वो, जिसमें वो पार्टिकल मूव कर रहा है, लेंथ ऑफ द मतलब जो है स्पेस है वहाँ पर वो, ये h हो जाएगा, ठीक है। ये 1D के केस में हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी आप नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स को फाइंड आउट करो फेज स्पेस में, जब भी नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट फेज स्पेस में फाइंड आउट करो, तो टोटल माइक्रोस्टेट डीजनरेसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके आता है। जो भी पार्टिकल है उनकी स्पिन डीजनरेसी हो सकती है, पोलराइजेशन डीजनरेसी हो सकती है, किसी भी टाइप की डीजनरेसी हो सकती है, तो उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ध्यान रखना ना, ये गलती हो जाती है। टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इन फेज स्पेस is written after multiplying
is written after multiplying by degeneracy factor, or I can say spin degeneracy factor, ठीक है, spin degeneracy factor। चलो, तो जो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट है फेज स्पेस में, उसने अपने पहले क्या लिखा था, आपने लिखा था ये चीज़ कि डी एफ क्यू एंड डी एफ पी नीचे एच एफ। अभी मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर स्पिन डिजेनरेसी और मल्टीप्लाई करना आगे से, ठीक है। आप इस फॉर्मूले को आप पूरा बॉक्सअप करना, ठीक है। ऊपर मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये चीज़ बाद में बताने की होती है, अभी आगे से सिर्फ और सिर्फ इसी को फॉलो करना है, ठीक है। और यहाँ पर भी है ना कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो आपको गूगल करने के लिए मजबूर करेंगे, ठीक है। देखो क्या स्पिन डिजेनरेसी क्या होती है, स्पिन डिजेनरेसी फैक्टर क्या होता है भाई, बताओ, बोलो, मुंह से बोलो। 2s+1, ठीक है, 2s+1 वही तो है कि कितने ओरिएंटेशन ले सकता है, वो स्पिन डिजेनरेसी है, ठीक है। स्पिन है पार्टिकल का तो वो इतनी ओरिएंटेशन ले सकता है, वो स्पिन डिजेनरेसी है, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो s=½ है, अगर मेरा जो सिस्टम है उसमें इलेक्ट्रॉन हो तो s=½ है, तो किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करना चाहिए मेरे को, स्पिन डिजेनरेसी फैक्टर को GS बोलते हैं ना, मैं लिखा भी है वहाँ पे, किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करना चाहिए, GS मतलब क्या हो जाएगा मेरा 2s+1 क्या हो जाएगा 2 × 12 + 1 = 2। तो मेरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देना यहाँ पर, जब भी इलेक्ट्रॉन की बात हो, प्रोटॉन की बात हो, ठीक है, न्यूट्रॉन की बात हो, न्यूट्रॉन की बात हो, इन सब के लिए ये कर देना है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ फोटोन की, तो फोटोन का स्पिन कितना होता है, s=1 होता है, दिस इज बोसोन, ठीक है, बोसोन होता है ये। और अगर मैं इनकी बात करूँ, क्या बोलते हैं, फोनोन की बात करूँ, वो भी बोसोन होते हैं, उनका भी स्पिन 1 होता है, ठीक है। फोनोन्स जो कि क्रिस्टल में आएगा, आपके जो सॉलिड में आएगा उस टाइम बात करेंगे उस पर, ठीक है। तो फोनोन या फोटोन की बात करूँ तो s=1 होता है, ठीक है। अब इसका स्पिन डिजेनरेसी क्या होता है, फोटोन का स्पिन डिजेनरेसी क्या होता है, GS। भाई आप क्या करोगे, 2s+1 = 2 × s=1 + 1 यानी कि 3, ठीक है। स्पिन डिजेनरेसी फोटोन का कितना हुआ, 3, और ये हो गया मामला गलत है। गलत कैसे, गुरुजी नींद में पढ़ा रहे हो इसलिए कुछ बोलने जा रहे हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्या जो स्पिन डिजेनरेसी, अब बहुत ही कॉम्प्लेक्स बात बोल रहा हूँ, स्पिन डिजेनरेसी है वो हेलिसिटी फैक्टर से डिनोट होती है, ना कि स्पिन से, समझ से बाहर है। बट बेटर क्या होगा फिर, याद रख लो भाई, इस चीज़ को मैं दिमाग में रख लो, ठीक है। मैं बोलता हूँ एक्चुअली में पहले होती क्या वो बताता हूँ। स्पिन डिजेनरेसी स्पिन डिजेनरेसी फॉर फोटोन इज 2 not 3, ठीक है। क्या क्या, देखो फोटोन आपका 2 स्टेट में होता है, सर्कुलरली, लेफ्ट सर्कुलर पोलराइज्ड और राइट सर्कुलरली पोलराइज्ड। कौन कौन सी हैं वो बता देता हूँ मैं इसमें, लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज्ड, राइट सर्कुलरली पोलराइज्ड। दो टाइप की उसके हेलिसिटी फैक्टर होते हैं, ये लेफ्ट हैंडेड एंड राइट हैंडेड। इसी वजह से उसकी दो आपके क्या बोलते हैं, स्पिन डिजेनरेसी का जो फैक्टर है वो 2 है। ये लेफ्ट सर्कुलर पोलराइज लाइट लेफ्ट हैंडेड हेलिसिटी को डिनोट करता है, राइट वाला राइट हैंडेड हेलिसिटी को डिनोट करता है। और जो स्पिन डिजेनरेसी फैक्टर है वो हेलिसिटी से डिटरमाइन होता है, ना कि स्पिन से, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, स्पिन डिजेनरेसी फैक्टर
is determined by helicity, not by spin. For massless particles, तो मासलेस पार्टिकल है ना, उनके लिए ये वाला फंडा यूज नहीं होता। अभी क्लियर है? मास वाले है ना, लाइक इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, देन फाइन। बट फोटोन है, फोनोन है, अब पता है ना फोटोन को आप मासलेस लेके चलते हो, रेस्ट मास है, मतलब रेस्ट मासलेस, रेस्ट मास जीरो, मासलेस का मतलब है रेस्ट मास जीरो, ठीक है, रेस्ट मास जीरो। तो मासलेस है, तो इस टाइप के पार्टिकल में डिजेनरेसी हेलिसिटी से देते हैं। और आपको पता है जो फोटोन है उसमें लेफ्ट हैंडेड एंड राइट हैंडेड, ये दो ही टाइप की मतलब हेलिसिटी है वहाँ पे। कैसे है वो भी देख लो आप। देखो फोटोन क्या है, लाइट ही तो है, इधर के वेक्टर हो, प्रोपेगेशन वेक्टर हो, तो आपको पता है ना कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है फोटोन, तो ईएम वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोपेगेशन डायरेक्शन है के, उससे म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, ये चीज़ है। अब एक केस तो ये हो सकता है और एक केस ये भी तो हो सकता है कि जिधर ई है उधर बी हो और जिधर बी है उधर ई हो। तो ये जो दो सिचुएशन है, लेफ्ट हैंडेड एंड राइट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट, वो आपको बताती है कि दो वहाँ पर स्पिन डिजेनरेसी है फोटोन के लिए, ठीक है। GS इक्वल टू 2 बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, आपकी गलतियाँ करवा सकता है ये, ठीक है। सिमिलरली एक चीज़ और बता दूं मैं, फॉर न्यूट्रिनोज एंड एंटी न्यूट्रिनोज, फॉर न्यूट्रिनोज एंड एंटी न्यूट्रिनोज, न्यूट्रिनोज GS इक्वल टू 1। हालांकि आपको पता है S इक्वल टू हाफ पार्टिकल होते हैं ये दोनों, न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो S इक्वल टू हाफ पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ही तो हैं, बट GS इक्वल टू 1 होता है। सिर्फ एक ही हेलिसिटी फैक्टर होता है लेफ्ट हैंडेड, हेलिसिटी फैक्टर वहाँ पर है वो लेफ्ट हैंडेड है ओनली। अब ये बहुत बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है, तो ना पढ़ना, सिर्फ GS इक्वल टू 2 याद रख लेना, फाइन। चलो गूगल करके मन की शांति जरूर लें। अच्छा, ये हो गया आपका नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट, ठीक है, फेज स्पेस में। नेक्स्ट बात करते हैं डेंसिटी ऑफ माइक्रोस्टेट्स की, और या उससे पहले नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इन एनर्जी इंटरवल, इन एनर्जी इंटरवल E2 E प्लस डी। इस एनर्जी इंटरवल में नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट क्या होंगे? देखो छोटा सा एनर्जी इंटरवल है तो चिन्नी सी माइक्रोस्टेट होंगी, और कितनी होंगी ये डी ओमेगा ओवर डी ई, और यहाँ मैं डी से मल्टीप्लाई कर दूँ, ये इससे कट जाएगा, यही तो होगा। तो ये है एक छोटे से एनर्जी इंटरवल में नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट। यहाँ पर ये चीज़ क्या है, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। अच्छा आप आगे चलते हैं, नेक्स्ट है डेंसिटी ऑफ माइक्रोस्टेट्स, डेंसिटी ऑफ माइक्रोस्टेट्स क्या होता है ये? नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स पर यूनिट एनर्जी इंटरवल, पर यूनिट एनर्जी इंटरवल, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट पर यूनिट एनर्जी, ठीक है। ये क्या चीज है भाई, इसको जी से डिनोट करते हैं। ये चीज है ये
यही तो है नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट पर यूनिट एनर्जी इंटरवल, सही है। डी ओमेगा बाई डी, ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो है, ई का फंक्शन होगा, उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ई के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अच्छा एक चीज और बता दूं मैं, माइक्रो कैनोनिकल में जो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट है वो किस किस का फंक्शन होगा। माइक्रो कैनोनिकल एनसेम्बल, इन माइक्रो कैनोनिकल एनसेम्बल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट किस किस पर डिपेंड करती है। तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट डिपेंड करती है आपकी जो भी आपके जो मैक्रोस्टेट है ना उसमें जो पैरामीटर्स हैं उन पर, मतलब किस पर, एन पर, वी पर और ई पर, ठीक है। इस इसका फंक्शन होगी नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट। जो भी आपके मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स, जो भी मैक्रोस्टेट है उसमें जो भी वेरिएबल्स हैं उन पर मैक्रोस्टेट डिफाइंड, जो भी मैक्रोस्टेट डिफाइंड होती है उन पे डिपेंड करेगी, ठीक है। अब बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है वो डिपेंडेंसी ऑफ नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स ओमेगा ई एंड डेंसिटी ऑफ माइक्रोस्टेट्स, डेंसिटी ऑफ माइक्रोस्टेट्स जीई, जो कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ठीक है, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट का, ऑन एनर्जी फॉर ए गिवन डिस्पर्जन रिलेशन, फॉर ए गिवन डिस्पर्जन रिलेशन। एक डिस्पर्जन रिलेशन गिवन हो तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट एंड जो डेंसिटी ऑफ माइक्रोस्टेट है उसका डिपेंडेंसी क्या होगा एनर्जी पर, ठीक है। देखो सबसे पहले डिस्पर्जन रिलेशन समझो क्या होता है भाई। डिस्पर्जन रिलेशन क्या होता है, रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मोमेंटम, रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मोमेंटम, ठीक है। ये होता है आपका डिस्पर्जन रिलेशन। ए एंड पी का रिलेशन, और आप ऐसे भी बोल सकते हो, देखो E इक्वल टू एच कट ओमेगा होता है एंड P इक्वल टू एच कट के होता है। तो E और P में रिलेशन है तो ओमेगा एंड K में भी रिलेशन होगा। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो ओमेगा एंड K रिलेशन इज डिस्पर्जन रिलेशन, ठीक है। तो आपको ऐसे भी दे सकता है वो ओमेगा और K में, K वहाँ पर वेव वेक्टर है और ओमेगा वहाँ पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। ये सब हो गया। अब अगर मैं एक डिस्पर्जन रिलेशन लेता हूं और फिर डिपेंडेंसी की बात करता हूं, ठीक है। यहां पर भी आपको 2 पॉइंट डालने हैं। फर्स्ट पॉइंट है इफ E इक्वल टू अल्फा पी एस, ठीक है, जहां पर अल्फा कुछ कांस्टेंट है और P मोमेंटम है और P का पावर एस भी कांस्टेंट है कुछ, ठीक है, वो पावर है। ये एक रिलेशन है E इक्वल टू अल्फा P का पावर एस, मतलब E प्रोपोर्शनल टू P की पावर एस, इस टाइप का कुछ सीन है वहां पे। देन नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट, देन नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट E पर कैसे डिपेंड करेंगे, ये करेंगे डी बाई एस, E प्रोपोर्शनल होगा E की पावर डी बाई एस। डी जहां पर क्या है, डायमेंशन, डायमेंशन जिस स्पेस में पार्टिकल मूव कर रहा है वो डायमेंशन, ठीक है। एस यहाँ पर आपको डिस्पर्जन रिलेशन से मिल ही जाएगा, ठीक है। सेकंड बात करूँ मैं एक इससे भी जनरल, अगर इस टाइप का चीज दिया हो आपको अल्फा पी एस प्लस बीटा एक्स की पावर S2, इसको मैं S1 बोल देता हूँ। अल्फा पी का पावर S1 प्लस बीटा एक्स का पावर S2, तब नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट क्या होगा। एक चीज यार यहाँ पर भूल गया अपन, डेंसिटी ऑफ माइक्रोस्टेट कैसे डिपेंड करेगी ई पर। देखो नंबर डेंसिटी ऑफ माइक्रोस्टेट तो क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही तो है इसका, तो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कर दो ds माइनस वन, ई बाई डी एस माइनस वन, ठीक है।
और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है जो भी चल रहा है। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कैसे डिपेंड करेगा, ई पर। देखो एक तो होगा डी बाई एस वन प्लस डी बाई एस टू, ये पावर होगी। अच्छा, अगर डेंसिटी ऑफ माइक्रोस्टेट की बात करूँ तो इसका डेरिवेटिव तो होता है, तो डी बाई एस वन प्लस डी बाई एस टू माइनस वन, ये ई का पावर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, दोनों ही आपको याद रहने चाहिए, ठीक है। और जो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट फाइंड आउट करने के जो वेज है, जो आज का लेक्चर है वो यहीं पे ख़त्म होता है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम अब नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट फाइंड आउट करना है आ गया, तो लीडिंग थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल लिखेंगे एस, और उससे जो अदर थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल है वो कैसे फाइंड आउट करें उस पर बात करेंगे, ठीक है। टिल देन बाय बाय, सी यू गाइस, टाटा। चलो।